सकराम कार्की। कुमाऊं का शासन जब राजा विजयचंद सन 1624 से 1625 तक के हाथों में सौंपा गया तो वे अल्पायु थे। आठ राज्य के कामकाज में सकराम कार्की तथा एक अन्य व्यक्ति पीरू गुसाई का पूर्ण हस्तक्षेप था। सन 1625 से 1638 तक, जिन दिनों राजा त्रिमलचंद का शासन था, इसी अवधि में सकराम कार्की की मृत्यु हो गई। त्रिमल्ल चंद के राजतिलक संपन्न होने पर सभी उपस्थित अतिथि ढोल नगाड़ों की आवाज से गुंजरित दरबार में अपनी अपनी भेंट राज सिंहासन के समक्ष प्रस्तुत कर राजा को प्रणाम करने आगे बढ़े। राजा त्रिमल चंद ने अपने मंत्रियों, सभासदों और अतिथियों पर एक दृष्टि डालकर आदेश दिया, हमारे राज्याभिषेक में यदि कोई सामंत उपस्थित न हुआ हो तो तुरंत उसका पता लगाया जाए तथा उसकी अनुपस्थिति का कारण भी ज्ञात किया जाए। करक्यूड़ा बुंगा के सामंत सिंह कार्की की अनुपस्थिति की सूचना महाराज को देकर दूत उसकी अनुपस्थिति का कारण ज्ञात करने चल दिए। वृद्ध सामंत सिंह कार्की ने बताया कि उसी दिन उनके पुत्र का यज्ञोपवीत संस्कार था, आथ वे उपस्थित नहीं हो पाए। तभी उनका युवा पुत्र सकराम कार्की आखेट से लौटकर पहुंचा। उसने पिता की बातें सुनकर दूतों के समक्ष ही राजा के संदेश को फाड़ डाला और कहा, यदि त्रिमल्लचंद नए महाराज बने हैं तो मैं भी नया भड़ उत्पन्न हुआ हूं। बता देना कि कल पिताजी उनके दरबार में पहुंच जाएंगे। दूसरे दिन मखमली चोगा पहन, कमर में सोने की मूठ वाली कटार बांध, अपने घोड़े की टापों से धरती को रौंदते हुए सामंत सिंह कार्की राजदरबार में उपस्थित हुए। महाराज को भेंट दी और प्रणाम किया तथा राज्याभिषेक के दिन उपस्थित न हो पाने का कारण भी महाराज को बताया। किंतु महाराज क्रोधित होकर बोले, तुम घमंडी हो, तुम्हारे लिए यही दंड है कि तुम्हें करक्यूड़ा बुंगा की सामंती से निष्कासित कर दिया जाए। तुम्हारे पुत्र को जीवित ही दीवार में चुन दिया जाए और तुम दंड स्वरूप 4000 रुपया भी राजकोष में जमा करोगे। सामंत सिंह कार्की पर जैसे वज्रपात हो गया। अपने को संयत रखते हुए उनसे अनुरोध किया, महाराज मैं तो बूढ़ा हो चला हूं। कल सकराम कार्की को दंड की राशि सहित दरबार में भेज दूंगा, तभी आप उसे दीवार में चुनवा दें। सामंत सिंह ने वापस आकर अपने पुत्र सकराम को सारी घटना बताई। पिता को उदास देखकर सकराम बोल उठा, पिताजी 4000 रुपए की इतनी चिंता क्यों? इससे अधिक मूल्य के तो थाल और कटोरे ही हमारे पास हैं। इतनी राशि तो नर्तकियों में बांट दी जाती रही है। किंतु अफसोस है कि यह सब आप चुपचाप सुनते रहे हैं। बूढ़े सामंत सिंह कार्की स्वयं को न रोक सके। वे तड़पकर बोले, यह गर्जन-तर्जन मेरे ही सामने करोगे या राजदरबार में जाकर कुछ बोल सकने की भी सामर्थ्य है? सकराम ने धीर गंभीर होकर उत्तर दिया, जीवित पुत्र दरबार में जाता है, मृत पुत्र श्मशान को भेजना पड़ता है। मैं कल राज दरबार में पहुंचूंगा, आप चिंतित न हो। दूसरे दिन तैयार होकर सकराम कार्की अपने घोड़े पर सवार होकर चंपावत की ओर चल पड़ा। राजदरबार में पहुंचकर महाराजा को प्रणाम कर भेंट दी। महाराजा त्रिमलचंद ने सकराम कार्की का नाम सुनते ही उसकी तरफ से मुंह फेर लिया। ऐसा देखकर सकराम ने पूछा, महाराज मुझसे ऐसा क्या अपराध हुआ है? अपनी दृष्टि मेरी तरफ कीजिए। मुझसे ऐसा प्रश्न पूछने वाला कौन है? ऐसा सोचते हुए राजा ने नजर घुमाई तो अपने सामने पाया वह युवक जिसका शरीर 12 व्यक्तियों के बराबर था। 4 महिषों की चौड़ाई के बराबर पीठ, सुअर की सी गर्दन और रौबदार मूंछें। वह भीम के समान लग रहा था। राजा देखते ही रह गए। सकराम की प्रशंसा करते हुए राजा कह लगे, पुत्र चाहे एक ही हो किंतु ऐसा हो कि राजा के लिए भी गौरव बन सके, ऐसा स्वरूप कहाँ से मांग लाएं? सकराम कार्की ने उत्तर दिया, महाराज जिस भाग्यवान पर 33 कोटि देवताओं की छाया हो वही ऐसे स्वरूप का अधिकारी हो सकता है। राजा को स्मरण हो आया कि सकराम से दंड जमा करवाने की बात तो रह ही गई।
उसी समय घुघुती पक्षी का एक जोड़ा राजप्रासाद की वाटिका में आया। वह कभी एक डाल पर तो कभी दूसरी डाल पर और कभी धरती पर बैठकर कांतकेली में निमग्न था। राजा ने अपने 1700 कुमैनिया सभासदों से कहा कि क्या तुम में कोई ऐसा व्यक्ति भी है जो एक ही बाण से दोनों पक्षियों को वेध सके। सभी सभासदों की गर्दन लटक गईं। तब राजा ने सक्राम कार्की से कहा, क्या तुम ऐसा कौशल दिखा सकते हो। सक्राम कार्की ने निशाना साधा और एक तीर में गुंथे दोनों विद्ध घुघुते लाकर राजा के चरणों में रख दिए। राजा का आदेश हुआ कि सभी सभासद सक्राम को उपहार व भेंट दें। आदेश का पालन तो होना ही था, किंतु चतुर सभासद अपमान का घूंट पीते हुए बोले, कि महाराज, हमने जो धन भाबर जाने के लिए बचाया था उसे तो आपके आदेशानुसार सक्राम को दे दिया। आप उचित समझें तो सक्राम से 2000 रुपये वापस लौटाने को कहें ताकि हम खाली जेबें घरों को न लौटें। तुरंत ही राजा ने सक्राम से 2000 रुपये वापस लौटाने का आदेश प्रसारित कर दिया। सक्राम ने कहा, कि महाराज, आप विचित्र बातें कर रहे हैं। आप आदेश देते तो मैं चारों दिशाओं में विजय प्राप्त कर राजकोष की वृद्धि करता, जो कि हम दोनों के लिए गर्व की बात होती। आप तो पुरस्कार की राशि से भी मुझे वंचित करना चाहते हैं। सभासदों ने राजा को पुनः उकसाया कि महाराज, यह तो आपके आदेशों की अवहेलना है। क्यों न आपके पूर्वादेशों के अनुसार सक्राम को दीवार में चुनवा दिया जाए। राज्य के मिस्त्री बुलाए गए, परंतु वे जितनी दीवार बनाते वीरवर्णी सक्राम कार्की उतनी ही दीवार को तोड़ डालते, और अधिक बड़े पत्थर तोड़ने के लिए तो घन सब्बल मिल पाना कठिन है। सक्राम बोला, ऐसे घन सब्बल मेरे पिताजी के पास तो हैं, किंतु वे शायद उन्हें किसी को देंगे नहीं। महाराज, या तो मैं स्वयं जाकर ले आऊं या आप अपने राजकुमारों को उन्हें लेने भेज दें। राजा ने अपने 2 राजकुमार 4 सामंतों सहित करक्यूड़ा बुंगा को रवाना किए। सक्राम ने अपने पिता को पहले ही यह संदेश कहलवा भेजा कि राजकुमारों का यथोचित आदर सम्मान किया जाए। करक्यूड़ा बुंगा जाकर राजकुमारों को रसरंग में मस्ती के कारण वापस लौटने की सुध ही नहीं रही। राजा ने चिंतातुर होकर उन्हें लिवा लाने सक्राम कार्की को भेजा। वह राजकुमारों को वापस ले आया। राजकुमारों के सकुशल वापसी के उपलक्ष्य में महाराज ने सक्राम कार्की को ससम्मान विदा कर दिया। कालांतर में अठालगढ़ के राजा मनोसाही के वैभव की चर्चाएं सुनकर सक्राम कार्की ने अपने पिता के साथ यह निश्चय किया कि राजा त्रिमल्लचंद की सेना को लेकर मनोसाही पर आक्रमण किया जाए। सक्राम कार्की के सेनापतित्व में अठालगढ़ पर आक्रमण किया गया। राजा को परास्त कर समस्त धन संपदा को लेकर सक्राम कार्की तथा उसके पिता अपने करक्यूड़ा बुंगा की ओर लौट आए। राजा के आदेश से सक्राम कार्की दरबार में उपस्थित हुआ, किंतु उसने अठालगढ़ से लाए गए धन का अंश मात्र भी राजा को देने में यह कहकर असमर्थता व्यक्त की कि वह धन उसने अपने बाहुबल से प्राप्त किया है। राजा ने पुनः सक्राम को अठालगढ़ जाकर शौर्य आजमाने का आदेश दिया। सक्राम ने वहां जाकर सर्वश्रेष्ठ मल्ल बजीर पैक अथवा पाइक को परास्त कर 8 लाख अशर्फिया लेकर उसे छोड़ दिया। याद रखें, पाइक लड़ाकू योद्धाओं को कहा जाता है। इस बार राजा त्रिमल्लचंद ने सक्राम को अकेले ही अठालगढ़ जाने का आदेश दिया। वहां विख्यात पाइक उदयसिंह और कालिका पठान को परास्त किया। पश्चात राजा मनोसाही की सेना ने उसे घेर लिया तथा उसकी एक बाह घायल कर दी। दुस्साहसी सक्राम कार्की ने उस बाह को कटार से काटकर शत्रु की ओर फेंक दिया और अपूर्व वीरता से लड़ता रहा। अंततः युद्ध भूमि में राजा मनोसाही के तीरों से सक्राम कार्की की इहलीला समाप्त हो गई। इसके पश्चात मृत सिंह सक्राम कार्की के सिर को काटकर मनोसाही के पास ले जाया जाता है। राजा तथा उसके भड़ मृत सक्राम के कटे सिर को देखकर भयभीत हो हैं। करक्यूड़ा बुंगा का भाट चारण अपने स्वामी के मस्तक को मांगकर ले जाता है तथा तीर्थाटन करा के उसका अंतिम संस्कार कर देता है।
यह है परम पराक्रमी पिता पुत्र सामंत सिंह व सकराम कार्की की अमर गाथा, जो उत्तराखंड के रणबांकुरों को उनकी छलछदमरहित निडर निर्द्वंद्व सिंह शार्दूल सम वीरबली भड़ों के जीवन दर्शन सिक्त थाती से अनुप्राणित करती रहती है।